ये कहानी एक ऐसे वर्ल्ड की है जहाँ पर स्पिरिचुअल और मैजिकल बिस्ट पाया जाता है और इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए ह्यूमन अपना टैलेंट को अवेकन करते हैं और स्पिरिचुअल बिस्ट से एक कॉन्ट्रैक्ट बनाकर उन्हें अपना पेट बना लेते हैं। इस तरह के लोगों को बिस्ट मास्टर कहा जाता है और इस दुनिया में बिस्ट मास्टर का पावर ही सब कुछ होता है। अब कहानी की स्टार्टिंग होती है और बताया जा रहा होता है एक वानफू इंडस्ट्री का वर्ल्ड क्यूसू फेडरेशन के अंडर में एक मीडियम साइज का सीक्रेट वर्ल्ड है। यहाँ पर 7 लार्ज सेंट्रल सिटी बेसेस है और वो सभी के सभी स्पाइडर नेस्ट का सीक्रेट वर्ल्ड में ह्यूमन रेस का फाउंडेशन है। और बाइलिन सिटी 7 लार्ज सेंट्रल सिटी में से एक है और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ का पूरा धरती सोना है, लेकिन इस लैंड के बीचों बीच में एक प्राइवेट हाउस होता है जो कि पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ है। इसके बाद कैपिटल कीटाडेल को दिखाते हैं जहाँ पर एक घर होता है जिसमें हमारे प्रोटैगनिस्ट बाई शवन को दिखाते हैं जो अपने आप को शीशे में देखकर कह रहा होता है कि चाहे मैं खुद को कितनी बार ही क्यों ना देख लूँ, लेकिन मैं सच में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हूँ। इस लाइफ में मेरा अपीयरेंस सच में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। ये बोलकर वो अपने बारे में बताता है जैसे कि तुम देख ही रहे हो कि मैं एक टाइम ट्रेवलर हूँ। अपने प्रीवियस लाइफ में मैं एक सोल्जर था जहाँ पर मैं एक मिशन में मारा गया था, जो कि काफ़ी दुख की बात है। उसके बाद मैं इस वर्ल्ड में क्रॉस ओवर करके आ गया हूँ जहाँ पर सभी तरह के स्पिरिट और मैजिकल बिस्ट मौजूद है। लेकिन मैं कोई टाइम ट्रेवलर या फिर ऐसा वैसा कुछ नहीं हूँ, बल्कि मैं रीइनकार्नेट हो गया था। मेरे पास मेरे प्रीवियस लाइफ के मेमोरी के अलावा और कुछ भी नहीं है। दूसरे प्रोटैगनिस्ट के जैसे मेरे पास कोई भी सिस्टम या फिर चीट नहीं है। इतना बताने के बाद वो फिर से अपना चेहरे को शीशे में निहारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फिश आ जाती है। उस फिश का नाम गोल्ड आइड सिल्वर फिश होता है जो कि एक गोल्ड क्लास का होता है। वो फिश आकर उससे कहता है कि ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है और सभी लोग तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। ये बोलकर वो फिश चली जाती है। उससे जाता देखकर वो बताता है कि ये मेरे फादर का नातल स्पिरिचुअल पेट है जो कि इस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है। इतना बताने के बाद वो भी ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे चला जाता है जहाँ पर उसके मम्मी पापा बहन और एक और नए पर्सन उसके ग्रैंडपा होते हैं। अपने ग्रैंडपा बाई जिंगचुंग को देखकर वो पूछता है कि आप कब आए हैं। वो बताता है कि सिटी लोड होने के कारण और फॉर्मर स्टूडेंट होने के कारण मैं यहाँ पर अवेकनिंग सेरेमनी में स्पीच देने के लिए और सभी स्टूडेंट को इनकरेज करने के लिए आया हूँ और तुम इस ईयर के कैंडिडेट हो और तुम भी अवेकनिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट करोगे। कितना अच्छा बात है कि हम दोनों एक साथ जाएंगे। तभी बताया जाता है कि अवेकनिंग सेरेमनी, जिसका पूरा नाम क्यूसू फेडरेशन का एनुअल अवेकनिंग सेरेमनी ऑफ फेमिलियर बीस्ट है, हर साल इसी वक्त को फेडरेशन एक अवेकनिंग सेरेमनी को होल्ड करता है और यंग लोगों को हेल्प करता है उनके टैलेंट को अवेकन करने में। सक्सेसफुली अवेकन करने वाले लोग इंपीरियल कॉलेज में जाकर बीस्ट मास्टर के बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर कोई गलती से फेल हो जाता है तो उसे नॉर्मल स्कूल में जाना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि ये जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है। अवेकन करने के बाद फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट हो जाएगा। तुम इजीली क्लास क्रॉस करके मास्टर बन सकते हो, लेकिन अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ होगा तो नहीं, तुम बस ऑर्डिनरी बन के रह जाओगे। ये सब सिर्फ कंफर्टिंग झूठ है। इस दुनिया में बिस्ट पावर ही सब कुछ होता है। चाहे तुम या फिर तुम्हारा फैमिली कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, अगर तुम्हारे फैमिली में कोई भी अगर बिस्ट मास्टर नहीं हुआ ना तो सभी लोग तुम्हें लुक डाउन ही करेंगे। बिस्ट मास्टर का टैलेंट इस दुनिया में उसका स्टेटस को दर्शाता है। बिना बिस्ट टैलेंट के यहाँ तक कि रास्ते से जा रहे चींटी भी तुम्हें लुक डाउन करेंगे। मैं भी पहले अपने आप को लेकर काफी ज्यादा चिंता करते रहता था कि अगर मैं गलती से फेल हो गया तो मेरा इतना अच्छा फैमिली बैकग्राउंड और इतना सारा पैसा होने का कुछ फायदा ही नहीं होगा, और वैसे भी रीइनकार्नेट होने के बाद मेरे पास कोई भी गोल्डन फिंगर है ही नहीं। लेकिन 1 महीने पहले मैं सेल्फ अवेकन करके एक ए लेवल का टैलेंट को अवेकन कर लिया हूँ। हाँ, मुझे पता है कि मैं काफी ज्यादा ऑसम हूँ। ए लेवल स्पिरिचुअल टैलेंट के पास काफी सारा अमेजिंग फाइटिंग इंट्यूशन है। कभी कभी ये मुझे एक स्पेशल तरह की स्किल भी दे सकता है जिसका यूज करके मैं स्पिरिचुअल बिस्ट के सोच को भी पढ़ सकता हूँ। इसका इंट्यूशन ही ठीक नहीं है, बल्कि बैटल में तुम इविल बिस्ट से बच भी सकते हो। इससे मैं बिस्ट से कम्युनिकेट भी कर सकता हूँ, जिसका यूज करके मैं आसानी से उनसे फाइट कर सकता हूँ और उन्हें सबड्यू भी कर सकता हूँ। अवेकनिंग रिचुअल का मेरे ऊपर कुछ ज्यादा इफेक्ट होगा नहीं, इसलिए अब मैं बिल्कुल सेफ सिचुएशन में हूँ। उसके ग्रैंडपा बाई जिंगचुंग उसे देखकर अपने मन में कह रहे होते हैं कि ए लेवल के स्पिरिचुअल टैलेंट सच में ग्रेट टैलेंट है और ये अपने आप में अवेकन करना सच में कोई आसान बात नहीं है। यहाँ तक कि असली दुनिया में भी शावन एक जीनियस है जिससे कि बड़े बड़े फैमिली चुराना चाहते हैं। जो चीज मैं नहीं कर पाया, आई होप कि उसे आयन पूरा कर सके। वो अभी यंग है और उसका पर्सनैलिटी अभी तक पूरी तरह से स्टेबल नहीं हुआ है, और वो अगर उस जगह पर जाता है तो शायद वो सभी के सभी मॉन्स्टर उससे कच्चा निकल जाएंगे। इससे पहले कि ये अपनी स्टेबिलिटी को खो दे, इससे टेम्पर्ड करना पड़ेगा। इतना सोचने के बाद वो उससे कहते हैं कि अवेकनिंग रिचुअल को तुम बिल्कुल भी कम मत समझना। अवेकनिंग गोल्ड स्टोन जिसे कि क्यूसू फेडरेशन यूज करता है, वो एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल टॉप लेवल का ट्रेजर है और वो पूरे का पूरे क्यूसू फेडरेशन में सिर्फ एक ही पीस है। अवेकनिंग स्टोन का ओरिजिन बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। न्यू एरा की शुरुआत में बिस्ट हमारी दुनिया में आकर हाहाकार मचा
दिए थे और पूरे इंसानों को लगभग वो लोग खत्म ही कर दिए थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे एंसेस्टर ने अवेकनिंग गॉड स्टोन को ढूंढ के बीस्ट के स्पेस को एडवांस में क्रिएट कर लेंगे। ये सुनकर एन कहता है अगर वो लोग ऐसा करते भी है तो क्या इससे फेडरेशन को कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्या? ये सुनकर वो हंसते हुए कहता है कि फेडरेशन को इसके बारे में पता है, लेकिन वो इसको लेकर ज्यादा चिंता नहीं करते हैं। जब तक वो लोग अवेकनिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट करेंगे तो उन्हें पहले रजिस्टर करना ही पड़ता है। रजिस्टर करने के बाद फेडरेशन को इंपीरियल बीस्ट डिवीजन को डिवाइड करने में आसानी होती है, जिससे अवेकनिंग गॉड स्टोन का थोड़ा सा भी एनर्जी वेस्ट नहीं होता है। अवेकनिंग गॉड स्टोन का एनर्जी काफी ज्यादा अच्छा है, जो कि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये सुनकर वो कहता है ठीक है, अब मैं भी उसे सीरियसली लूंगा। इसके बाद वो दोनों अवेकनिंग सेरेमनी के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों कुछ देर के बाद पहुंच जाते हैं। उसके ग्रैंडपा उसे सेरेमनी के लिए भेज देते हैं और खुद ही स्पीच तैयार करने के लिए चले जाते हैं। और जैसे ही अन जाता है उसे देखकर सभी लड़के उसे घेर लेते हैं और कहने लगते हैं कि यंग मास्टर भाई, हम कितने दिनों के बाद आपको देख रहे हैं ना, आप 1 महीने से स्कूल नहीं आए, इसका मतलब जरूर आप इन दिनों तैयारी कर रहे होंगे ना। तभी वो इसके बारे में बताता है कि बाइलिन सिटी का एफिलिएटेड कॉलेज पूरे सिटी में सबसे एडवांस है। यहाँ का अधिकतर स्टूडेंट बाइलिन सिटी का जनरल का डिसेंडेंट है और भी काफी सारे महान लोगों के बच्चे हैं। और ऑफकोर्स सिटी लॉर्ड का ग्रैंडसन होने के कारण मैं सबसे टॉप पर हूँ। तभी वहाँ पर एक मोटा बंदा सभी लोगों को साइड करके जबरदस्ती वहाँ पर आकर एन को हक करने जाता है, लेकिन वो उसे डॉज कर लेता है। ये देखकर वो अपने आंखों में आंसू लाकर कहता है कि मैंने तुम्हें 1 महीने से नहीं देखा है, मैं तुम्हें सच में काफी ज्यादा मिस कर रहा था। ये सुनकर वो कहता है कि फैटी, इस तरह के टोन में बातें करना बंद करो, लोग सुनेंगे तो सोचेंगे कि हम दोनों का कोई अफेयर चल रहा है। ये सुनकर उस मोटे बंदे के ऊपर बिजली ही गिर जाती है और वो शॉक होकर कहता है कि तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। एन उसे देखकर सोच रहा होता है कि मैं तो तुम्हें देखकर एक बार सोच लिया था कि तुम फ्यूचर में कोई बहुत ही बड़ा हीरो बनोगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतते गया तुम और ज्यादा राउंड होते चले गए और उसके बाद मैंने तुम्हारे हीरो बनने वाला आइडिया को ड्रॉप कर दिया। तभी वहाँ पर एक लाल बालों वाली लड़की आकर बाईस सावन से कहती है कि तुम 1 महीने से स्कूल नहीं आए हो, मुझे तो लगा कि तुम डर गए होगे, अगर तुम चुपचाप हार मान लेते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। उस लड़की का नाम फैंग चैनवो होता है और वो वायलिन कैसल की वाइस प्रिंसिपल की बेटी होती है। कुछ महीने पहले फैंग उससे बेट लगाई होती है अवेकनिंग सेरेमनी में, जिसका भी टैलेंट सबसे बेस्ट होगा वही जीतेगा और लूजर को विनर का एक चीज करना पड़ेगा। वो याद करके वो कहते हैं कि वो बेट तुम लगाई थी, इसलिए अगर तुम हारोगे तो रोते हुए मेरे पास मत आना। तभी वो कहते क्या तुम हार मानना चाहते हो? एन कहते हैं कि वेट अभी भी वैलिड है, मैं तो बस उस समय का इंतजार कर रहा हूँ जब तुम हारोगे, उस वक्त मेरे पास तुम रोते हुए मत आना। ये बोलकर वो वहां से जाने लगता है और जाते हुए सोच रहा होता है कि मेरे पास 90% चांस है जीतने का, क्योंकि ए लेवल के ऊपर इस लेवल का टैलेंट है जो कि पूरे के पूरे फेडरेशन में काफी ज्यादा रेयर है। इसके बाद वो अपने दोस्त के साथ जा रहा होता है, जहाँ पर फैटी उससे कहता है कि तुम्हें उस फैंग से बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि मैंने मेरे फादर से सुना है कि फैंग फैमिली के पास एक स्पेशल तरह का ट्रेजर है जो कि उसके टैलेंट को अवेकन करने में हेल्प कर सकता है। ये सुनकर वो कहता ओह, तो इसीलिए वो लिटिल फिनिक्स इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फैंग फैमिली के पास कौन सा ट्रेजर है, क्योंकि जीतूंगा तो मैं ही। तभी वहाँ पर बाई जिंगचुंग यानी कि उसका ग्रैंडपा आकर उन लोगों के स्पीच देना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद सभी कैंडिडेट को अवेकनिंग हॉल में बुलाया जाता है और उन सभी लोगों को उनकी जगह पर जाकर बैठने के लिए बोलकर अवेकन करने के लिए बोल देते हैं। वहीं पर 22 चावन को दिखाते हैं, जहाँ पर वो अपनी जगह पर बैठकर सोच रहा होता है कि जब फेडरेशन गॉड स्टोन को एक्टिवेट करेगा तब मैं उसका यूज करके अपना स्पेस क्रिएट कर लूंगा। तभी अवेकनिंग गॉड स्टोन को एक्टिवेट कर दिया जाता है और सभी लोग अपना अपना टैलेंट को अवेकन करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पर सावन को दिखाते हैं जो कि अपना अवेकनिंग स्टार्ट कर देता है, लेकिन कुछ ही देर के बाद अवेकनिंग एनर्जी उसका कंट्रोल से बाहर हो जाता है, जिससे उससे काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। उसका सर दर्द से फटने लगता है, क्योंकि सारा का सारा एनर्जी उसके बॉडी को छोड़कर उसके सर में एंटर कर रहा होता है। अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो वो पागल भी बन सकता है, इसलिए वो उससे बाहर निकलने के बारे में सोचता है। लेकिन तभी उसका ए लेवल वाला टैलेंट उससे कहता है कि शायद ये एक तरह का बहुत ही बड़ा मौका भी हो सकता है। ये सुनकर वो फिर से उस पर पूरा फोकस करने लगता है, जिससे उसका एनर्जी काफी ज्यादा लीक होने लगती है और उसके सर के ऊपर एक बहुत ही बड़ा आंख अपीयर हो जाता है। ये सब देखकर एग्जामिनर काफी ज्यादा शॉक्ड हो रहे होते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है और वो बंदा कौन है। एक एग्जामिनर बताता है कि मैं उसे जानता हूँ, वो तो सिटी लॉर्ड का ग्रैंडसन है। ये सुनकर वो बंदा घबरा जाता है और जल्दी से सिटी लॉर्ड को बुलाने के लिए जाता है और कहता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो हम लोग परिणाम को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ऐसा सिचुएशन देखकर एग्जामिनर जल्दी से उसके ग्रैंडफादर यानी कि सिटी लॉर्ड को बुलाने के लिए चला जाता है। इसके बाद उसके ग्रैंडफादर जल्दी से उसके पास आकर पूछते हैं क्या हो गया, उसका अवेकनिंग सेरेमनी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या। एग्जामिनर बताता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन उसके सर के ऊपर एक विजन जैसा कुछ अपीयर हो रहा है, किसी को भी नहीं पता क्या हो रहा है। उस आंख को देखकर बाई जिंगचुंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और शॉक्ड होकर कहता है क्या वो टैलेंट विजन है, और अपने मन में कहता है कि जब भी किसी का टैलेंट इस लेवल या फिर उससे ऊपर पहुंच जाता है तब इस तरह की स्पेशल चीजें होती है। लेकिन ये कैसे हो सकता है, सागवान तो पहले ही अपने टैलेंट को अवेकन कर लिया है ना, कहीं इसका मतलब उसका ए लेवल का टैलेंट म्यूटेट होकर इस लेवल में अपग्रेड तो नहीं हो गया है ना। रॉयल वेस्ट की दुनिया में ऐसा कभी कभी हो जाता है, इस
दुनिया में होने के कारण इंसानों के पास म्यूटेशन का टैलेंट भी है। इंसानों का म्यूटेशन इंपीरियल बीस्ट का टैलेंट पर डिपेंड करता है। पूरे ह्यूमन बीस्ट मास्टर के इतिहास में जितने भी बीस्ट मास्टर म्यूटेटेड बीस्ट को टैलेंट का अवेकन किए हैं वो लोग दोनों हाथों की उंगलियों पर गिने भी जा सकते हैं। और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।